ऊर्जा होती है। तात्पर्य यह है कि कविता मनोवेगों को उत्तेजित करने का एक उत्तम साधन है। यदि क्रोध, करुणा, दया, प्रेम आदि मनोभाव मनुष्य के अंतःकरण से निकल जाए तो वह कुछ भी नहीं कर सकता। कविता हमारे मनोभावों को उच्चवासित करके हमारे जीवन में एक नया जीव डाल देता है। ऐसी ही कविता का पाठ करने वाली राष्ट्रीय कवित्री आज हमारे साथ है। मैं सौम्या मेहता, आपकी होस्ट और आपकी दोस्त। आपके अपने शो मेरा कार्य ही मेरी पहचान में हार्दिक स्वागत करती हूँ सोनल जी जैन का। बहुत बहुत आभार सौम्या बेटा। कुछ भी कहने से पहले मैं एक बात कहना चाहती हूँ तुमसे। मैंने तुम्हारी प्रतिभा और उपलब्धियों के बारे में बहुत सुना था और मैं काफी दिनों से मेरा मन था कि मैं तुमसे मिलूं। आज इस इंटरव्यू के माध्यम से तुमसे मुलाकात हो रही है तो मैं बहुत बहुत खुश हूँ और मैं भी तुम्हारा स्वागत करती हूँ इस इंटरव्यू में। एक बात मैं और कहना चाहती हूँ कि तुमने इतनी कम उम्र में इतनी सारी उपलब्धियां हासिल की हैं, तो ये हमारे समाज, हमारे परिवार के लिए एक आपने उदाहरण प्रस्तुत किया है सभी बच्चों के लिए। तो मैं पूरे काव्य जगत की तरफ से, हिंदी साहित्य की तरफ से बहुत बहुत तुम्हें बधाइयां देती हूँ और उज्जवल भविष्य के लिए बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। अब चलो मिलके बातें करते हैं बहुत सारी। हम बातों का दौर शुरू करें उससे पहले मैं आप सबको सोनल जी का संक्षिप्त में परिचय दे दूं। आप मेरठ में जन्मी और बचपन से ही काव्य पाठ कर रही हैं। आपने बीकॉम साइंस और एमसीए किया है। आपने लखनऊ के बिग मैजिक चैनल द्वारा आयोजित बिग मेम्स ऑफ लखनऊ भी जीता है। आपने अमन वर्मा का खुलजा सिम सिम भी जीत चुकी हैं। आप 2018 में आगम संस्था द्वारा आपको राष्ट्रीय युवा कवित्री सम्मान से नवाजा गया। 2021 में ब्रह्म कुमारी संस्था द्वारा आपको ग्लोबल वीमेन डिवाइन अवार्ड, सूरज जैन महासंघ द्वारा काव्य कला निधि सम्मान, लोकशाह जैन संस्थानक उदयपुर द्वारा आपको काव्य कला निधि सम्मान से भी नवाजा जा चुका है। आप राष्ट्रीय कवि संगम की सूरत जिला की अध्यक्ष, अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन महिला इकाई की सांस्कृतिक सलाहकार और हिंदी साहित्य अकेडमी की राष्ट्रीय मंत्री हैं। आप विभिन्न राष्ट्रीय चैनल जी न्यूज, एबीसी न्यूज, न्यूज 24, सूर्या समाचार, सुदर्शन न्यूज पर भी कई बार आपके काव्य पाठ का प्रसारण हुआ है। आप देश के विभिन्न राज्यों में राष्ट्रीय कवित्री के रूप में निरंतर भागीदारी रही हैं। आप फैशन फिएस्टा के नाम से किड्स ड्रेस मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस भी चला रही हैं, जिसमें जरूरतमंद महिलाओं को जीविका के लिए काम दिया जाता है। तो आइए जानते हैं ऐसी राष्ट्रीय कवित्री की कहानी उन्हीं की जुबानी। तो सबसे पहले सोनल जी, आप हमें यह बताइए कि आपका कविता लेखन और कविता पढ़ने का विचार कब आया? कब आपको यह एहसास हुआ कि आपको कविता लिखने की फील्ड में जाना चाहिए? सौम्या, मैं इसको विचार नहीं होंगी। कविता जो सृजन है वो एक भाव होता है और वो माँ शारदे की कृपा से संभव हो पाता है। पर हाँ, आपने क्या पूछा कि कब से आपने लिखना प्रारंभ किया, तो मुझे याद आ रहा है कि मैं जब आपकी उम्र की थी, शायद 9-10 साल की ही, तब मैं डायरी में कुछ लिखा करती थी और उस समय मुझे भी नहीं पता था कि ये कविता क्या होती है। तो कुछ दिनों बाद में मेरे मम्मी पापा के हाथ में वो डायरी लगी। तो मेरे पापा, जो कि कविता पढ़ने के बहुत शौकीन हैं, वो उपन्यास बहुत पढ़ते हैं, कविता बहुत पढ़ते हैं, सभी कवि सम्मेलनों को सुनते हैं। और मेरी मम्मी जो बहुत अच्छे भजन लिखती हैं और उनके लेख पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहते हैं। तो जब उन्होंने उस डायरी को पढ़ा तो उनको लगा कि उनके कुछ संस्कार मुझ में आ गए हैं और उन्होंने मेरी इस रुचि को बहुत सराहा और मुझे प्रोत्साहित किया कि मैं कविता इस क्षेत्र में पढ़ूं, आगे बढ़ूं और कविता लिखती रहूं। कविता लिखना या काव्य पाठ करने में कोई मेहनत नहीं लगती, यह गॉड गिफ्टेड होती है। आप इसे कितना सही मानती हैं और क्या इसमें अभ्यास करना पड़ता है? आपने 2 बात कही, उसमें से मैं एक बात से बहुत सहमत हूँ कि गॉड गिफ्टेड होती है। बिल्कुल सही बात है। मुझे याद आ रही है गोपाल दास नीरज जी की पंक्तियां। वो कहते हैं कि आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, मानव होना भाग्य है पर कवि होना सौभाग्य।
तो ये बिल्कुल सही है कि जिस पर माँ शारदे की कृपा होती है वो ही कलमकार, रचनाकार, उसी को लेखनी मिल पाती है। परंतु आपने एक बात कही कि इसमें मेहनत की जरूरत होती है या नहीं, तो मेरा जहां तक मानना है कि माँ की कृपा भी जब तक बनी रहती है जब तक हम उस कलम के साथ न्याय करें, मेहनत करें, अभ्यास करें, निरंतर अध्ययन करें और ईमानदारी रखें, और सबसे बड़ी बात अपने समाज और अपने देश के प्रति समर्पित रहें। इस तरह की यूनिक फील्ड में आगे बढ़ने में आप किस्मत का कितना हाथ मानती है? बहुत अच्छा सवाल है ये। आपने इस फील्ड को यूनिक फील्ड कहा, बिल्कुल मेरी मन की बात कह दी। मैं इसको यूनिक फील्ड के साथ साथ एक प्रतिष्ठित फील्ड भी मानती हूँ। ऐसा फील्ड जिसमें आपको पूरा सम्मान भी मिलता है और पूरा आदर मिलता है। और जहां तक किस्मत की बात है तो कहते हैं कि अगर आप किसी राह पे चलते हैं तो किस्मत के माध्यम से आपको एक दो दरवाजे तो खुले मिल सकते हैं, परंतु आगे के जो भी आपको चलना होता है, उसकी जो भी मंजिल पार करनी, मंजिल तक पहुंचना होता है, सफर तय करना होता है, वो केवल अपनी मेहनत के अनुसार ही मिलता है। तो हाँ, किस्मत और जहां तक मेरी बात है, मुझे किस्मत के इतने कम समय में वो किस्मत ही है कि मुझे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, बट उस पे मैं निरंतर कि मैं अपने न्याय करती रहूं अपनी मेहनत से, वो मेरे लिए बड़ी बात है। ऐसा माना जाता है कि कविता लिखने के लिए शांत माहौल और फ्रेश माइंड की जरूरत होती है। क्या वाकई ऐसा है? और आप अपने लिए ये सब कैसे मैनेज करती हैं? बिल्कुल, बहुत से लोग मानते हैं कि कविता लिखने के लिए बिल्कुल ऐसे माहौल की जरूरत होती है, और ये मुझे लगता है मेरे अनुसार ये हर कवि के लिए अलग निर्भर करता है इस बात का। क्योंकि अगर मैं अपनी बात करूं तो कभी कभी ऐसा होता है कि मैं 4 घंटे तक बैठी हूँ, बिल्कुल शांत माहौल में हूँ, मेरे मन में, मेरे मस्तिष्क में 4 पंक्तियां भी नहीं आती। और कभी कभी ऐसा होता है कि मैं भीड़ में हूँ, ट्रैवलिंग कर रही हूँ, ड्राइविंग कर रही हूँ, फ्लाइट से जा रही हूँ, ट्रेन में हूँ, और 4 मिनट के अंदर मेरे मस्तिष्क में मैं 8 लाइनें या पूरा गीत लिख देती हूँ। तो ये जरूरी नहीं कि आपको शांत माहौल की जरूरत हो, ये है कि कब भाव आपके मन में आ जाए और कब आप उसको अपने कागज पर लिखने के माध्यम से उतार दें। आप कई संस्थाओं के लिए काव्य पाठ भी लिख चुकी है, तो हमें यह बताइए कि काव्य पाठ खुद के लिए लिखना या प्रोफेशनली लिखना, किसमें ज्यादा आनंद आता है? मुझे सबसे ज्यादा आनंद आज तुमसे बातचीत करने में आ रहा है। और ये सवाल का जवाब ये हो सकता है क्योंकि मुझे कविता लिखना मेरी हॉबी है, ठीक है। और जब आप किसी रुचि के साथ अपना काम करते हो ना, तो आपको चाहे आप संस्था के लिए लिख रहे हो या प्रोफेशन के लिए लिख रहे हो, मंच के लिए लिख रहे हो, तो आपको आनंद ही आएगा क्योंकि आप रुचि के अनुसार वो काम कर रहे हो आप। तो इसलिए मुझे जब भी मैं कविता लिखती हूँ, चाहे मैं किसी संस्था के लिए लिखूं, चैनल के लिए लिखूं, अपने बच्चों के लिए लिखूं, समाज के लिए लिखूं या मंचों के लिए लिखूं, मुझे आनंद ही आता है। आप फैशन फिएस्टा के नाम से किड्स ड्रेस मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस भी कर रही है, जिसमें जरूरतमंद महिलाओं के जीविका के लिए काम दिया जाता है। उस बारे में हमारे दर्शकों को विस्तार में बताएं। हाँ, एक्चुअली मेरे अंदर एक एंटरप्रेन्योर स्किल है, उसी का मैंने इस बिजनेस में यूटिलाइज किया है। मैंने कोरोना के समय एक बिजनेस स्टार्ट किया था। मेरा मेन फोकस ये भी था कि बिजनेस के साथ साथ थोड़ी सी समाज सेवा भी की जाए। तो मैंने ऐसी महिलाओं को, सूरत से ऐसी महिलाओं को जोड़ा जिनको जीविका की जरूरत थी, और मैंने ये भी ध्यान रखा कि ऐसी महिलाओं को भी जोड़ा जाए जो एकमात्र पालन पोषण उन्हीं के ऊपर निर्भर है अपने परिवार का। तो वो ड्रेस मैन्युफैक्चरिंग में मेरे साथ जुड़ी हुई हैं सूरत से। और मैं अगर ऑल ओवर इंडिया की बात करूं तो ऐसी महिलाएं भी जुड़ी हुई हैं पूरे देश से जिनको काम की या जीविका की आवश्यकता है। वो ऐसे रिसेलर्स जुड़ी हुई हैं जो सेल्स को संभालती हैं। तो बस ये थोड़ा सा प्रयास है जो चलता रहता है कि हर सफल व्यक्ति के पीछे किसी न किसी महिला का हाथ होता है। आप अपनी सफलता में अपने पति का कितना हाथ मानती हैं और अपने पारिवारिक सदस्यों का कितना हाथ मानती हैं? बहुत प्यारा, मेरे दिल से लगा हुआ क्वेश्चन है ये। डेफिनेटली ये पूरा काव्य जगत जानता है, इवन पूरी समाज जानती है कि मुझे इस फील्ड में लाने के लिए या मेरी जो भी मुझे आज तक उपलब्धि छोटी मोटी मिली है, उसके पीछे मेरे हस्बैंड का बहुत बड़ा सपोर्ट है, उनका बहुत बड़ा साथ है। वो मुझे प्रोत्साहित करते हैं, उनका विश्वास है मेरे ऊपर, जिसकी वजह से मैं ये सब काव्य यात्रा इस सफर को पूरा कर पाती हूँ।
और एक और बात, मेरे इन लॉज यहाँ नहीं रहते हैं, वो लखनऊ रहते हैं, तो उनका भी पूरा सपोर्ट मिलता है। इवन यू वॉन्ट बिलीव कि मैं किसी मंच पे, जब उन्हें पता होता है कि मैं कवि सम्मेलन में जा रही हूँ, तो मंच पे जाने से पहले वो मुझे फोन करके आशीर्वाद देते हैं। मेरे सास ससुर भी और मेरे मम्मी पापा जो दिल्ली में रहते हैं वो भी। तो मुझे परिवार का पूरा सपोर्ट मिलता है। कभी कभी मेरा विश्वास थोड़ा सा कमजोर हो जाता है, बट वो उसको बूस्ट कर देते हैं अपने आशीर्वाद से, अपनी शुभकामनाओं से। और मेरी सिस्टर जो यहाँ रहती है वो भी, बिकॉज जब मैं काव्य यात्राओं में जाती हूँ तो कभी कभी ऐसा हो जाता है 5-6 दिन लग जाते हैं, तो मेरी दोनों छोटी बेटियों को वो संभालती हैं। और सबसे बड़ा सपोर्ट जो मुझे लगता है, मेरी दोनों बेटियां छोटी सी हैं, बट वो मेरी इस फील्ड में आने के बाद इतनी समझदार, इतनी सेल्फ इंडिपेंडेंट हो गई है ना, तो मुझे लगता है कि बहुत कम उम्र में, जैसे आप इतनी कम उम्र में इतने बड़े समझदार हो गए ना, बिल्कुल वैसे ही है वो। तो जब वो मुझे दिखता है कि हाँ वो संभाल रही है अपनी स्टडी को, अपनी एक्टिविटीज को, तो वो मुझे इनडायरेक्ट वे में सपोर्ट करती है वो बात। आप युवाओं में कविता के प्रति क्या लगाव देखती हैं, और आप युवा जो कविता या काव्य लिखते हैं उनको क्या संदेश देना चाहती हैं? युवाओं की बात तो मैं बाद में करूंगी, पहले तो तुम बच्ची में मुझे इतना क्रेज दिख रहा है कविताओं के प्रति, तो मैं तो देख रही हूँ कि हमारा काव्य जगत उज्जवल हाथों में है, उनका भविष्य उज्जवल हाथों में है। और जहां तक युवाओं की बात है, तो रियली में इसमें कोई दो राय नहीं है कि आजकल के युवा अच्छे श्रोता भी हैं, कविताओं को वो सम्मान भी देते हैं, और सबसे बड़ी बात अच्छे लेखक भी हैं। बहुत अच्छी कविताएं आजकल के युवा लिखते हैं। हमारे मंचों पे भी बहुत अच्छे युवा कवि आ रहे हैं, जो उन्होंने बहुत कम समय में एक नया आयाम, नया उदाहरण प्रस्तुत किया है काव्य जगत में। और अगर मैं श्रोताओं की बात करूं, मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज में बहुत सारे कवि सम्मेलन किए हैं, जो सूरत में SVNIT कॉलेज है, काफी कवि सम्मेलन मैंने यहाँ आयोजित किए हैं। तो ऐसे अनुभव हुए हैं, जो हम काव्य पाठ करते हैं तो काव्य पाठ की कम आवाज आती है, तालियों की ज्यादा आती है। ऐसे ही अनुभव खड़गपुर IIT में भी मेरा कवि सम्मेलन हुआ था मार्च में, वहां पे भी हुआ। मैंने मेरठ के, नोएडा के काफी इंजीनियरिंग कॉलेज में काव्य पाठ किया है, तो वहां पे जो मैं जोश देखती हूँ और कविता के प्रति स्नेह देखती हूँ युवाओं का, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और लगता है कि हाँ, हमारा ये जो क्षेत्र है, इसको भविष्य में डेफिनेटली बहुत सारा प्रोत्साहन मिलेगा, बहुत सारा स्नेह मिलेगा, बहुत सारा सम्मान मिलेगा। आप सूरत शहर के बारे में, यहाँ के लोगों के बारे में क्या कहना चाहेंगी? मेरे दिल से लगा हुआ बहुत प्यारा सवाल। मैं सूरत के लिए इतना ही कहना चाहूंगी कि अगर मैं कहूँ दुनिया का सबसे प्यारा शहर है ये, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मुझे हार्डली 6-7 साल हुए हैं सूरत में आए हुए, और इस क्षेत्र में आए हुए तो कवि सम्मेलन के मंचों से मैं जो पढ़ रही हूँ उसमें तो अभी 3 साल ही हुए, 3-4 साल ही हुए। लेकिन उम्मीद से ज्यादा स्नेह, उम्मीद से ज्यादा सम्मान, उम्मीद से ज्यादा साथ, प्रोत्साहन मुझे ये नहीं कि केवल जैन समाज से मिलता है, जैन समाज के साथ साथ अग्रवाल समाज, महेश्वरी समाज, सभी समाजों से, संस्थाओं से मिलता है। तो मुझे ये बहुत बड़ा बैक सपोर्ट, अपने जीवन की उपलब्धि लगती है। मुझे इस धरा से इतना स्नेह, इस धरा को इतना सम्मान देती हूँ मैं कि इस वजह से, इस सूरत धरा की वजह से, जो भी मैं ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि जो मैं आज हूँ वो केवल सूरत की वजह से हूँ। सोनल अगर कवित्री के रूप में भी है तो वो केवल सूरत की वजह से है। तो सूरत, और इतनी अच्छी अच्छी बच्चियां मुझे मिलती हैं। अभी आपने मुझे मेरी उपलब्धि गिनाई, बट मेरे जीवन की एक नई उपलब्धि ये हो गई कि मैं सौम्या मेहता के शो में इंटरव्यू के लिए आई हूँ। तो ये मेरे सबसे बड़ी उपलब्धि है मेरे जीवन की। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको हमारे शो में आके कैसा लगा? बिल्कुल मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मैं इंटरव्यू हूँ। मुझे लग रहा है मैं अपने परिवार की बेटी के साथ बातचीत कर रही हूँ, और डेफिनेटली मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि मैं आज सौम्या मेहता के शो में आई हूँ, जिसने इतनी कम उम्र में इतनी सारी उपलब्धियां, विश्वास तो हो तो इतना ज्यादा आत्मविश्वास है कि हम लोग तो देखते हैं कभी कभी हम लोग, बल्कि ऐसा हमारे साथ हो तो हम थोड़ा संकोच में आ जाए, हमारा थोड़ा विश्वास डगमगा जाए, लेकिन तुम्हारा विश्वास पूरा बना हुआ है। ऐसे इसको बनाए रखिएगा, और हम सब तुम्हारे साथ हैं, पूरा काव्य जगत, पूरा सूरत, पूरा समाज। तो ऐसे ही उन्नति करते रहो। बहुत अच्छा लगा, और मुझे इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दर्शकों के लिए आपके द्वारा रचित एक कविता। कविताएं तो मैंने बहुत विषयों पे लिखी हैं। मैं मंचों से श्रृंगार रस पे पढ़ती हूँ, देशभक्ति पे पढ़ती हूँ, सभी विषयों पे पढ़ती हूँ, परंतु आज मेरा मन है मैं बेटियों पे जो मैंने रचना लिखी है उनमें से एक छंद तुम्हें समर्पित करने का।
क्योंकि बिल्कुल मन से ये पंक्तियां मैं तुम्हें समर्पित करना चाहती हूँ सौम्या की, कि सीता अनुसुईया जैसी साधना आराधना से, कि सीता अनुसुईया जैसी साधना आराधना से दो दो परिवार का आधार बने बेटियां। शुभ और लाभ दोनों एक हाथ रख कर हर एक दिन ही त्योहार बने बेटियां। कि बेटियों को बेटों से न कम कभी आकीएगा, बेटियों को बेटों से न कम कभी आकीएगा। मुश्किलों में नाव पतवार बने बेटियां, और काली जैसा प्रण धर झांसी जैसा रण कर, काली जैसा प्रण धर झांसी जैसा रण कर। काल के भी काल पे प्रहार बने बेटियां, काल के भी काल पे प्रहार बने बेटियां। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगे तो लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय जिनेंद्र।